जब अयांश ने शॉपिंग मॉल के एंट्रेंस पर पूछा तो उसने देखा मॉल अभी भी ओपन नहीं हुआ था, जिससे उसने अपने हाथ में पहने घड़ी में वक्त देखा। ये अभी सुबह के 6 बजे थे, जिससे वो समझ गया कि वो काफी पहले ही आ गया है। लेकिन एकांशी के उठने से पहले वो ये शॉपिंग खत्म कर लेना चाहता था, इसलिए उसने वहाँ खड़े वॉचमैन से कहा, मॉल के ओनर का नंबर मिल सकता है, मुझे कुछ अर्जेंट चाहिए मॉल से। इतने सुबह कस्टमर को मॉल पर आता देख वॉचमैन ने 1 मिनट तक अयांश को ऊपर से नीचे तक ऑब्जर्व किया और अपने सिर को ना में हिलाते हुए कहा, मॉल के खुलने का वक्त 10 बजे है, 10 बजे के बाद आना। वॉचमैन को मॉल ओपन और ओनर का नंबर देने से इनकार करता देख अयांश ने नाराजगी भरे एक्सप्रेशन से उसे घूरा और फिर कहा, मुझे इसी वक्त शॉपिंग करनी है, मैं हर एक चीज की डबल कीमत दूंगा। डबल कीमत की बात सुन वॉचमैन ने काफी देर तक कुछ सोचा और फिर अपने फोन को निकालकर उसमें ओनर का नंबर डायल कर दिया और अयांश द्वारा कही सारी बातें ओनर को बताया, जिस पर ना जाने ओनर ने क्या कहा, लेकिन वॉचमैन ने मुस्कुराते हुए कॉल को कट कर दिया और अयांश की तरफ घूमकर आदर पूर्वक कहा, सर मैं मॉल ओपन कर देता हूँ, आप और आपकी गर्लफ्रेंड कुछ देर VIP सिटिंग एरिया में बैठिए, अभी 15 मिनट में यहाँ मॉल के स्टाफ आ जाएंगे जो आपको शॉपिंग में हेल्प कर देंगे। ओके, अयांश ने उसके कहने पर रिस्पॉन्स दिया और दरवाजा के खुला देख उसके अंदर बढ़ गया। राजवी जो कि ये सब कुछ सुन रही थी, वो पहले से ज्यादा उलझ गई कि अयांश उसे शॉपिंग कराने के लिए इतना उतावला क्यों हो रहा था कि वो हर चीज का डबल दाम देने को तैयार था। हर बढ़ते कदम के साथ उसके दिमाग में अलग अलग ख्याल आते जा रहे थे। कभी उसे ऐसा लग रहा था कि अयांश उसके लिए इतना ओवरकाइंड हो रहा था और कभी वो एकांशी के बारे में सोचकर थोड़ा कंफ्यूज हो जा रही थी। लेकिन अयांश को अपने किसी सवाल पर रिएक्ट करता ना देखकर अब वो उससे कोई और सवाल भी नहीं पूछना चाहती थी। इसलिए वो VIP गेस्ट रूम में चुपचाप बैठी अयांश के ठंडे रिएक्शन और उसे गहरी सोच में डूबा देखने लगी। उसका तनाव से भरा चेहरा देख वो समझ गई थी कि अयांश किसी चीज को लेकर काफी ज्यादा परेशान है। 15 मिनट के इंतजार के बाद आखिरकार एक सेल्स गर्ल वहां आई और अयांश की तरफ झुकते हुए बोली, सर आप किस तरह के कपड़े देखना और खरीदना चाहते हैं? सेल्स गर्ल के सवाल पर अयांश खामोश ही बना रहा। वो बिना किसी इमोशन के अपलक एक ओर देखे जा रहा था। ये ऐसा था जैसे वो उसकी बात सुन भी नहीं रहा था। तभी राजवी ने अयांश के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे थोड़ा हिलाया और एक बार को उसका नाम पुकारा, अयांश। अपने ख्यालों से बाहर निकलते हुए अयांश ने अपने सिर को हल्का उठाकर उस सेल्स गर्ल को देखा और अगले ही पल खड़े होते हुए राजवी से बोला, जाओ और कुछ कपड़े और सैंडल चूज करो, लेकिन इसमें ज्यादा वक्त मत लगाना, मुझे मिसेस सेन से मिलने भी जाना है। ओके अयांश, कहते हुए राजवी तेजी से उठी और अपने मन की खुशी को अपने चेहरे से जाहिर करते हुए उस सेल्स गर्ल के साथ चली गई। बाहर जाते हुए सेल्स गर्ल ने मुस्कुराते हुए राजवी से पूछा, मैम किस तरह के कपड़े देखना चाहती है आप? आपके मॉल में जो सबसे यूनिक और फैशनेबल हो और लिमिटेड भी, राजवी ने कहा। ओके मैम, दिस वे। कहते हुए सेल्स गर्ल ने अपने बाएं हाथ को उठाकर एक और इशारा कर दिया, जिसे देखते हुए राजवी उस ओर ही चलने लगी। अचानक उसे कुछ खटका और वो रुककर सेल्स गर्ल से बोली, मैं अयांश। इतना कहते कहते वो रुक गई और अपने शब्दों को बदलते हुए कहना जारी रखा, मैं अपने हस्बैंड को बुला कर लाती हूँ, वो ही ड्रेस सेलेक्ट करने में मेरी मदद करेंगे। ओके मैम, मैं यही इंतजार करती हूँ, सेल्स गर्ल ने कहा। जिसे सुनने के बाद राजवी खुद को अयांश की पत्नी कहने पर इतराते हुए वहां से मुड़कर अयांश तक बढ़ आई। दरवाजे पर खड़े होने के बाद उसने अयांश को ये कहते हुए अपने साथ ड्रेस चूज करने के लिए मना लिया कि वो अकेले कुछ भी ढंग का नहीं चुन पाएगी। जब अयांश ने उसकी ये बात सुनी तो उसे एकाएक एकांशी का ख्याल आ गया। बैग मिसिंग हो जाने के बाद वो उसके लिए ही तो ड्रेस लेने आया था, ताकि जब वो सोकर उठे तो उसके पास कपड़े हो और वो अधिक बीमार ना पड़ सके। हालांकि वो आज तक कभी भी किसी लड़की के लिए शॉपिंग करने नहीं गया था और सच कहा जाए तो वो लड़कियों के लिए ड्रेस भी नहीं चुन सकता था।
पिछली बार जब उसने राघव से कपड़े लाने को कहा था, तब राघव ने भी एकांशी के लिए उतने अच्छे कपड़े नहीं खरीदे थे। इसलिए उसने इस बार खुद ही रात में जागकर बंगलौर के सबसे अच्छे शॉपिंग मॉल के बारे में पता किया था और राजवी को अपने साथ लेकर आया था, ताकि वो अच्छे से अच्छा ड्रेस उसके लिए चूज कर सके। और अब वो उससे कह रही थी कि वो ड्रेस चूज करने में अच्छी नहीं है। उसके इस बात से अयांश थोड़ा असहज और चिड़चिड़ा सा हो गया, लेकिन एकांशी के बारे में सोचते हुए वो उसके साथ ड्रेस चुनने के लिए चला गया। लेकिन 1 घंटे तक कपड़ों का एक बड़ा सा ढेर देखने के बाद भी अयांश एक भी ड्रेस ना चुन सका, जिस पर सेल्स गर्ल और राजवी दोनों ही हार मानकर एक बगल बैठ गई। अब अयांश को और अधिक कंफ्यूजन में देख राजवी से रहा नहीं गया और वो बिल्कुल उबाऊ सी आवाज में बोली, अयांश, अगर तुम्हें सभी कपड़ों में नुक्स ही निकालना था तो मुझे यहाँ लेकर आए ही क्यों? क्या तुम्हें इतनी समझ है कपड़ों की? सभी के नेक और लंबाई चेक कर रहे हो। अगर ड्रेस की नेक थोड़ी गहरी हो ही जाएगी तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। वैसे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है डीप नेक और मिनी ड्रेसेस से। अयांश, जो कि अभी भी ड्रेसेस ही देख रहा था, अचानक से राजवी की बात सुनने के बाद रुक गया और अपने सिर को उसकी तरफ घुमाते हुए अपने भौहों को ऊपर उठाए बोला, मुझे बहुत फर्क पड़ता है डीप नेक से। आई डोंट वॉन्ट माई वुमन टू वेयर सच क्लोथ्स। राजवी से इतना कहने के बाद अयांश उस सेल्स गर्ल की तरफ बढ़ा और बिल्कुल सामान्य तरीके से बोला, मैं कुछ फुल नेक के घुटने तक का लिमिटेड एडिशन या फिर कैजुअल जो बिजनेस मीटिंग में पहना जा सके वैसे ड्रेस लेना चाहता हूँ। ओके सर, कम विथ मी। अयांश के ड्रेस कंडीशन सुनने के बाद सेल्स गर्ल आगे बढ़ते हुए बोली, क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुने अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। अयांश के मुंह से माय वुमन सुनकर राजवी को अब ये पूरी तरह समझ आ गया कि अयांश एकांशी का जिक्र कर रहा था। वो उसके लिए शॉपिंग करने आया था और वो कब से समझ रही थी कि अयांश उसे शॉपिंग कराना चाहता है। इतने एक्सपेंसिव चीजें डबल कीमत में खरीदकर वो उससे फिजिकल रिलेशन में आना चाहता है। लेकिन अब जब उसने एकांशी का जिक्र इतनी साफ तरीके से कर दिया था तो राजवी गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर उन कपड़ों के ढेर को घूरने लगी थी। इस वक्त उसका दिल कर रहा था जैसे वो या तो उन कपड़ों को जला दे या फिर एकांशी को। अपने गुस्से को नियंत्रित ना कर पाने की वजह से उसने अपने हाथ को कैबिनेट पर मारा और खुद में ही कहने लगी, अब और नहीं एकांशी राठौड़, अब और नहीं। मुझे कुछ ऐसा करना ही होगा जिससे ये एकांशी नाम का कांटा मेरे अयांश तक के पहुंचने के रास्ते से हमेशा के लिए हट जाए। इधर अयांश ने अपने मन के हिसाब से पूरे 18 जोड़े कपड़े सेलेक्ट कर लिए और कुछ लिमिटेड एडिशन हील्स बैग के साथ साथ मेकअप एसेंशियल भी सेलेक्ट कर लिया। हालांकि इन सभी में उस सेल्स गर्ल ने उसकी बहुत मदद की और ये जानने के बाद कि ये सारी चीजें एकांशी के लिए है, राजवी उत्साहहीन हो गई और बेमन से सारी चीजों को देखने लगी। कुछ आधे घंटे बाद अयांश ने सभी खरीदे गए सामानों का बिल पे किया और शॉपिंग बिल को अपने कोट के पॉकेट में रख लिया ताकि एकांशी को ये पता ना चल सके कि वो उसके इस्तेमाल के चीजों के लिए डबल पेमेंट करके आया था। एक बार बिलिंग का काम खत्म करने के बाद जब वो होटल के एंट्रेंस तक बढ़ने लगा तब उसे एक कॉर्नर में किड्स स्वीट नजर आया और वो बिना किसी झुंझलाहट के उस तरफ ही बढ़ गया। वहाँ से कुछ कैडबेरी चॉकलेट उठाते हुए उसे याद आया कि एकांशी जो बैग लेकर ऑफिस आती है उस बैग में हमेशा ही 3-4 कैडबरी चॉकलेट्स मौजूद होते ही है। और तो और यहाँ आने से पहले उसने जुहू के मेंशन वाले फ्रिज में भी काफी चॉकलेट देखे थे, इसलिए जब उसने काफी सारे चॉकलेट्स वहाँ से उठा लिया तब उसके लिए उसने पेमेंट करना चाहा, लेकिन सेल्स गर्ल ने अयांश को इनकार करते हुए कहा, यह फ्री है। जब भी मॉल में पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आते हैं तब हम उन्हें ये देते हैं, आप इसे ले जा सकते हैं। वापस होटल में आने के बाद अयांश ने राघव को कॉल किया और उसके नीचे आ जाने तक उन सभी बैग्स को, जो कि लगभग 32 थे, अपने जख्मी हाथ में लिए वेटिंग एरिया में खड़ा रहा।
वहीं राजवी, जो कि अब तक जलन से खुद के अंदर निराशा महसूस करने लगी थी, उसने अयांश के चेहरे पर एक संतुष्ट और उसके स्वभाव से परे मुस्कान को देखा। तब वो सोचने लगी कि अयांश ने अपनी लाइफ में शायद पहली किसी लड़की के लिए शॉपिंग किया था और वो लड़की एकांशी थी, ना कि वो खुद। इस बात से वो और अधिक डिप्रेस हो गई और उसकी सांसें भी कुछ अस्थिर होने लगी, जिससे उसने जल्दी से अयांश के हाथ से चॉकलेट्स के पैक को छीनते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए अपनी नींद खराब करके शॉपिंग गई और तुमने मुझे क्या दिया? आई वॉन्ट दिस चॉकलेट। उसके इस तरह अचानक से चॉकलेट से भरे बैग को छीन लेने पर अयांश की भौहें नाराजगी से ऊपर को उठ गई और उसने वापस से बैग को छीनते हुए बिल्कुल किसी बच्चे की तरह कहा, जाओ जाकर अपने पैसे से खरीदो, ये तुम्हारे लिए नहीं है। राजवी अपनी आंखें सिकोड़े हैरानी से बोली, अपने पैसों से? सीरियसली? तो क्या एकांशी इसे खुद से खरीद नहीं सकती थी? पैसे तो उसके पास भी है, फिर तुमने अपने पैसे क्यों खर्च किए? राजवी के सवालों से परेशान होकर और एकांशी के लिए खरीदे चीजों को उसे ना देने के लिए उसने गंभीर भाव से डांटते हुए कहा, बिकॉज मेरे पैसे पर उसका हक है और मैं तुम्हें ये नहीं देना चाहता। अयांश को एक प्राइसलेस चॉकलेट के लिए यूं बच्चे की तरह एक्टिंग करता देख राजवी को हैरानी हुई, क्योंकि वो ये सब कुछ एकांशी के लिए कर रहा था। एक लड़की के लिए अयांश आदित्य सुबह 6 बजे एक शॉपिंग मॉल को ओपन करवाता है, वो भी इस शर्त पर कि वो हर चीज की डबल कीमत देगा। और तो और वो अपनी सीरियस इमेज को भूलकर उससे एक चॉकलेट के लिए झगड़ा भी कर रहा था। कहीं सच में वो एकांशी के लिए फील तो नहीं करने लगा? इस बारे में सोचते हुए राजवी उसे छोड़कर आगे बढ़ने लगी और मन में ही एकांशी को अयांश से दूर करने का प्लान भी तैयार करने लगी। इधर नीचे आने पर राघव ने अयांश को काफी सारे बैग्स को पकड़े देखा तो वो जल्दी से दौड़ते हुए उसके करीब आ गया और उसके हाथ से सारे बैग्स को लेते हुए चिंतित भाव से बोला, सर आपका हाथ इंजर्ड है, आप इतने केयरलेस क्यों हो खुद को लेकर? अयांश राघव को सारे बैग्स देते हुए बोला, जाओ इन सभी बैग्स को किसी स्टाफ से मेरे रूम में पहुंचवा दो और उसके बाद मुझे लाउंज एरिया में आकर मिलो, मिसेस सेन वहां आ रही है। बैग को ले लेने के बाद उसमें झांकने पर राघव ने जब उसमें लड़कियों के ड्रेस और सैंडल देखे तो अनायास ही उसकी आंखें फैल गई और उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा, आप मिसेज आदित्य के लिए शॉपिंग करने गए थे, वो भी इसलिए क्योंकि उनका बैग खो गया है। उसके इस तरह के सवाल पर अयांश ऑकवर्ड हो गया और हड़बड़ाहट में कोई अटपटी बात ना बोलने के डर से उसने अपने एक्सप्रेशन को थोड़ा रूड किया और थोड़े कर्कश भाव से बोला, तुम मुझसे ज्यादा सवाल नहीं करने लग गए हो, एकांशी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये मैं लेकर आया हूँ। ओके सर। इतना कहते हुए राघव मुड़ा और भारी भरका बैग को उठाए वहाँ से जाते हुए सोचने लगा कि वो एकांशी को क्यों नहीं बताएगा कि ये सब अयांश लेकर आया है। ऐसा करने में उसे खुशी होगी कि वो एकांशी को अयांश के फिक्र के बारे में बता सके और इस वक्त उसे अयांश की बात मानने का कोई इरादा नहीं था। उधर नींद में होने की वजह से एकांशी को ये एहसास नहीं हुआ कि वो बेड पर नहीं बल्कि सोफे पर सो रही है, जिससे जब वो करवट बदलने लगी तब अचानक ही वो लुढ़क कर फर्श पर गिर गई और उसके सिर और कमर के पिछले हिस्से पर चोट लग गई। एक आउच की आवाज के साथ वो धीरे धीरे फर्श से उठकर सीधा बैठी और अपने कमर को सहलाने लगी। तभी उसे कमरे के दरवाजे पर राघव के दस्तक देने की आवाज सुनाई पड़ी और वो खुद को अयांश के शर्ट में देखकर जल्दी से चिल्लाई, बस 10 मिनट में खोलती हूँ, अगर कुछ अर्जेंट ना हो तो प्लीज बाहर ही इंतजार कर लीजिए। बाहर से आवाज आई, ठीक है मिसेज आदित्य। राघव से इतना सुनने के बाद एकांशी जल्दी से उठी। तभी उसे ख्याल आया कि अयांश तो अभी बेडरूम में ही होगा, इसलिए वो बिना कोई शोर किए अपने फैलाए कपड़े को समेटकर दबे पांव से बेडरूम तरफ बढ़ने लगी ताकि वो शॉवर लेकर उन सूख चुके कपड़ों को पहन सके। कमरे के अंदर दाखिल होने से पहले उसने दरवाजे पर नॉक करके ये सुनिश्चित किया कि अयांश उसे अंदर आने देना चाहता है या नहीं, लेकिन दरवाजे पर हाथ रखते ही वो हल्का खुल गया, जिससे एकांशी की नजर खाली कमरे में पड़ी।
बिस्तर पर एक भी सिलवट ना देखकर उसे राजवी की वही बातें याद आने लगी जो उसने एयरपोर्ट पर कहा था। तो क्या अयांश कल की रात राजवी के साथ था? इस सवाल के मन में आने के बाद उसने अपने सिर और कमर को सहलाना बंद कर दिया और अपने सीने पर हाथ रखे हुए बाथरूम की तरफ चली गई। बाथरूम में शॉवर के नीचे खड़े होने के बाद भी उसने अपने सीने से हाथ नहीं हटाया और उसकी आंखें आंसुओं से भर गई, जो कि शॉवर के पानी के साथ ही नीचे गिरने लगी। अयांश और राजवी के रिश्ते के बारे में सोचते हुए उसे अपने दिल में तकलीफ महसूस हो रही थी। ये एक ऐसी तकलीफ थी जो वो अयांश के मिसबिहेव करने पर भी महसूस नहीं किया करती थी। अपने दिल के दर्द के आगे उसे अपने सिर और कमर का दर्द फीका लगने लगा था। शॉवर लेने के बाद भी उसका दिल अंदर ही अंदर रोए जा रहा था, लेकिन तब भी बाहर जाने से पहले उसने अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कान कायम किया और दरवाजे को खोल दिया। दरवाजे के बाहर राघव को ढेर सारे बैग्स के साथ खड़ा देख उसने हमेशा की तरह पोलाइट भाव से कहा, सॉरी मैं शावर ले रही थी, और बैग की तरफ इशारा करते हुए बोली, इतने सारे बैग्स कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? एकांशी के सवाल पर राघव ने अपने चेहरे पर अजीब से सिकन लिए। पहले अंदर आने के बारे में पूछा और फिर अंदर लिविंग रूम में आने के बाद उन सभी बैग्स को सोफे के ऊपर रख दिया। अब उसके चेहरे से सारे सिकन को खत्म होता देख एकांशी समझ गई कि वो बैग्स को कैरी करने से उस तरह का फेस बनाए हुए था। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुने अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। बैग को ठीक तरह से रखने के बाद उसने अपने आप को सीधा किया और उस तरफ इशारा करते हुए कहा, मिसेज आदित्य ये सारे कपड़े और आपकी जरूरत की चीजें हैं। जो कि सर, अभी वो इतना ही बोल पाया था कि तभी उसका फोन रिंग करने लगा, जो देखने पर उसे अयांश की कॉल मालूम हुई, जिससे उसकी बात अधूरी ही रह गई और वो बात करते हुए एकांशी को इशारे से बाय बोलकर वहाँ से तेजी से दौड़ते हुए चला गया। उसे अयांश के कॉल पर इस तरह से भागता देख उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई, जो कि उसने शॉवर लेते हुए खो दी थी। बैग्स की तरफ ध्यान जाते ही उसने अचरज भाव से कपड़े कहा और उसमें से सारे ड्रेस को निकाल कर देखने लगी। इतने सारे हाई ब्रांड के ड्रेस, मेकअप, सैंडल और कुछ ज्वेलरी को देखते हुए उसे समझ नहीं आया कि आखिर अयांश ने उस पर इतना खर्च क्यों किया, जबकि कंप्लेन करने के बाद उसे बैग मिल ही जाएगा। कुछ ड्रेसेस को देखते हुए उसे बिल का ख्याल आया और उसने सारे बैग्स में बिल ढूंढना शुरू कर दिया। काफी ढूंढने के बाद उसे बिल तो नहीं मिला, लेकिन एक छोटे से बैग में ढेर सारी कैडबेरी चॉकलेट नजर आ गई। कल रात को छींक और सर्दी की वजह से वो ठीक से खा नहीं पाई थी, इसलिए उसने सारे कपड़ों और ज्वेलरी के बारे में सोचना छोड़कर उस चॉकलेट से भरे बैग को उठा लिया और सोफे के एक बगल बैठकर उसमें से एक कर लगभग 8 चॉकलेट खा गई। इधर होटल के बड़े से हॉल में अयांश एक 52 साल की महिला के साथ बैठा हुआ था। वो महिला दिखने में काफी अमीर और अपने उम्र के हिसाब से काफी यंग भी लग रही थी। उसके बालों को अच्छे से सेट करके पीछे एक जुड़ा बनाया गया था और उसने एक सिंपल लेकिन एक्सपेंसिव साड़ी पहन रखी थी। अपने चेहरे पर मुस्कान लिए वो अयांश को एकटक देखने लगी, जिस पर अयांश बेमन से ही उठा और उसकी तरफ बढ़ने के बाद झुककर उस महिला के पैरों को छू लिया। लेकिन पैरों को छूने के 1 सेकंड बाद ही वो ऐसे खड़ा हुआ जैसे वो अभी अभी किसी के आगे झुका ही नहीं था। उसके हमेशा की तरह पैर को छूने में जल्दबाजी को देखते हुए उस महिला ने कहा, पहली मीटिंग से सिखा रही हूँ, तुम आज तक नहीं सीखे। चलो बैठ जाओ अपनी जगह पर और बताओ कि प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन शो नहीं कर सकते। मिसेस सेन, एक लंबी चुप्पी के बाद अयांश ने कहा और अपने सामने रखे ब्लैक कॉफी के कप को उठा लिया। कॉफी के एक सिप अपने मुंह में लेने के बाद उसे अपने मुंह में कॉफी की कड़वाहट महसूस होने लगी, जो धीरे धीरे उसके गले के नीचे उतर गई। उसके बाद ही उसने फिर कहना शुरू किया, कुछ फाइलें हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा खो दी गई है, आज शाम या कल तक हमें मिल जाएंगी। उसके बाद हम आपको प्रेजेंट कर देंगे। अयांश, तुम जानते हो ना, मुझे लापरवाह लोग बिल्कुल पसंद नहीं है।
तुम्हारा प्रोजेक्ट मैनेजर उन्हीं में से एक लगता है मुझे। मैं हमेशा एक्टिव और रिस्पॉन्सिबल लोगों को अपने आसपास देखना चाहती हूँ। मिसेस सेन ने अयांश के बात पर नाराजगी जताई। मैं आपकी बात से अग्री करता हूँ, लेकिन हम कल तक प्रेजेंटेशन दे देंगे। अयांश ने बात को संभालने की कोशिश की। अयांश की बात पर मिसेस सेन ने अपने लहजे को थोड़ा कड़ा करके कहा, ठीक है, बेहतर होगा कि आइडिया प्रेजेंट करने से पहले अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को चेंज कर देना। प्रोजेक्ट मैनेजर को चेंज करने की बात पर अयांश के चेहरे के एक्सप्रेशन तुरंत बदलने लगे। हर एक पल के साथ गहरी सोच में डूबते अयांश के दिल में ये बात कुछ खटकने लगी कि वो एकांशी को इस पोजीशन से कैसे हटा सकता है, और अगर वो ऐसा करता है तब वो कितना दुखी और इंसल्ट फील करेगी। जबकि यहाँ आने से पहले भी उसने कई बार इस प्रोजेक्ट से उसे दूर रखने की बात कही थी, और अब वो उसे अचानक उससे निकाल देता है तो वो इस गलतफहमी में पड़ जाएगी कि वो उसकी इंसल्ट करना चाहता था, इसलिए उसे अपने साथ लेकर यहाँ आया था। हालांकि उसका इंटेंशन ऐसा कुछ भी नहीं था और ना ही वो मिसेस सेन की ये कंडीशन मानने के मूड में दिखाई पड़ रहा था। काफी देर के बाद उसने मिसेस सेन को साफ इनकार करते हुए कहा, मैं आपकी इस कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। मेरी प्रोजेक्ट मैनेजर एक छोटी सी मिस्टेक के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस पे नहीं करेगी। अयांश को अपने लगाए कंडीशन पर साफ इनकार करता देख मिसेस सेन के चेहरे पर गुस्से की जगह एक छोटी मुस्कान तैर गई और सोचने लगी कि आज पहली बार अयांश अपनी एम्प्लॉय की गलती को एक बड़ी मिस्टेक नहीं मान रहा, तो क्या वो एम्प्लॉय उसके लिए इस प्रोजेक्ट से भी ज्यादा मायने रखती है। सोचते हुए उन्होंने कहा, इस प्रोजेक्ट को और 1 साल के लिए रोकना चाहते हो? अगर आप मेरी मैनेजर को एक्सेप्ट नहीं करती तो हाँ, मैं इसके लिए और 1 साल रुक सकता हूँ। अयांश ने अपनी नजरों को मिसेस सेन से दूर करते हुए कहा, मैं तुम्हारी मैनेजर और जिसे भी तुम साथ लेकर आए हो उन सभी से मिलना चाहती हूँ इसी वक्त, तब मैं डिसाइड करूँगी कि क्या करना है, मिसेस सेन ने कहा। जिस पर अयांश राघव की तरफ मुड़ा और उससे कहा, कॉल हर और राजवी को भी नीचे बुला लेना। ओके सर, राघव ने कहा और अपने फोन को निकालकर एकांशी और राजवी दोनों को बारी बारी से कॉल लगा दिया। कॉल करने के लगभग 5 मिनट बाद राजवी और एकांशी दोनों एक साथ ही लाउंज एरिया की तरफ बढ़ती हुई दिखी। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों ही एक दूसरे से काफी नाराज थी और एक साथ चलना नहीं चाहती थी, लेकिन दोनों एक दूसरे के पीछे भी नहीं जाना चाहती थी, इसलिए दोनों ही एक साथ चल रही थी। अयांश, जो कि ये सब कुछ देख रहा था, उसे एकांशी का राजवी को आगे ना जाने देने वाला मुकाबला मुस्कुराने पर मजबूर करने लगा और वो एक टक उसे ही निहारने लगा। कुछ 1 मिनट बाद ही उसने ये नोटिस किया कि एकांशी ने उसके लाए कपड़ों में से एक सेट भी नहीं पहना था, बल्कि वही पुरानी ड्रेस जो कल रात को भीग गई थी वही पहने हुए थी। अचानक से उसके दिल में दर्द से भरी एक अनजानी एहसास उमड़ गई। उसे ऐसा लगा जैसे एकांशी ने उसकी लाई ड्रेस ना पहनकर अपनी अस्वीकारता जाता रही हो। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को खुशी से दुख की ओर जाता देख मिसेस सेन ने भी उन 2 लड़कियों एकांशी और राजवी की तरफ देखा और पहली नजर में ही एकांशी को पहचान लिया कि वो अयांश की वाइफ है, जिससे अगले ही पल अयांश का मूड बदलने की कोशिश करते हुए बोली, तो कौन है वो? अयांश ने अपनी आंखों को एकांशी से हटाकर मिसेस सेन पर टिकाते हुए सवालिया भाव से कहा, मैं कुछ समझा नहीं। आप मैनेजर की बात कर रही है? नहीं, तुम्हारी वाइफ की। उन 2 लड़कियों में से कौन है? ऐसा कहते हुए उन्होंने एकांशी और राजवी की तरफ इशारा किया और अपनी बात को कहना जारी रखा, वो लड़की जो स्ट्रॉन्ग दिख रही है पर है नाजुक, या वो जो नाजुक दिख रही है लेकिन है स्ट्रॉन्ग। अयांश ने एक नजर एकांशी को देखकर मिसेस सेन के सवाल का जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी ज्यादा नाजुक है, और आप कैसे कह सकती है कि वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं? मिसेस सेन उसे अच्छे से पहचानने के बाद भी मुस्कुराते हुए एकांशी की तरफ इशारा करते हुए बोली, तुम्हारे साथ 3 महीने गुजार दिए उसने, क्या ये बड़ी बात नहीं है? खैर, क्या वो सफेद कपड़ों वाली लड़की?
एकांशी आदित्य, कहते हुए अयांश ने अपने सिर को हाँ में हिलाया और अपनी बात को पूरा किया। मैं जानता हूँ कि वो स्ट्रॉन्ग है और मुझे नहीं लगता कि हमें किसी इंसान के हदों को टेस्ट करना चाहिए। क्या पता वो कब टूट जाए। औरतें जिंदगी के कई पड़ाव पर तुम्हारी सोच से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, खास तौर से जब वो किसी से प्यार करती है। वो तुम्हारे लिए दुनिया इधर से उधर कर सकती है, मिसेस सेन ने कहा। अयांश कॉफी की एक और सिप लेने के बाद एकांशी को एक और नजर भर देखते हुए बोला, हाँ, इसमें कोई शक ही नहीं है। मेरी दुनिया तो उसने पूरी तरह से हिला दी है। अयांश के इस बात पर मिसेस सेन हंसने लगी और राघव, जो कि अयांश के मिसेस सेन से यूं खुलकर बात करने से हर बार की तरह काफी हैरान था, वो भी उसकी इस बात पर मुस्कुरा रहा था। वहीं लाउंज में अयांश के टेबल से काफी दूरी पर लड़कों का एक ग्रुप भी मौजूद था, जो एकांशी और राजवी को घूरे जा रहा था। उन लड़कों में से 2 लड़के ऐसे थे जिन्होंने एकांशी को पहले भी देखा था और उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश भी की थी 3 महीने पहले अपने होम टाउन इंदौर में। एकांशी को देखते ही उन लड़कों में से एक, जो काफी गुस्सा हो चुका था, उसने अपने साथियों से कहा, देख, वही लड़की है ना वो, जिसकी वजह से हमें इतने लोगों के सामने बेइज्जत होना पड़ा था कैफे में। दूसरा लड़का, जो अभी भी एकांशी के फिगर को घूर रहा था, अपनी आंखों को उससे हटाने के लिए मजबूर करते हुए कहा, लड़की तो वही है, लेकिन उस दिन से ज्यादा बड़ी लग रही है। उस दिन मैंने पूरा इंदौर छान मारा था, लेकिन ना जाने ये कहां गायब हो गई थी। आज पता चला ड्रीम क्वीन एकांशी बंगलौर में हमारे जैसे कुल लड़कों के इंतजार में बैठी है। इतना कहने के बाद उस लड़के ने टेबल पर रखे बियर के बोलत को उठाकर अपने मुंह से लगाया और एकांशी को टकटकी बांधे देखते हुए, एक खुद भी उठाते हुए एक बार फिर बोला, चल धर लेते हैं साली को, सारी इंसल्ट का बदला लेंगे आज रात में। पहले लड़के ने जब अपने दोस्त को इमोशन में बहता हुआ देखा तो उसके हाथ को पकड़कर वापस से चेयर पर बैठा दिया और अपने सभी दोस्तों को अपने करीब झुकाते हुए बोला, नहीं, इस बार हम जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे। सब कुछ प्लान करके उसके बाद लड़की और उसकी दोस्त को अपने अड्डे पर ले चलेंगे। फिर अयांश की तरफ इशारा करके बोला, देखो, वो लड़का भी यही मौजूद है। इसका मतलब हमें अपने इंसल्ट का पूरा बदला मिलने वाला है। नजर रखो लड़कियों पर। अकेला होने पर दोनों को उठा लेंगे। मैं वैन या कार का इंतजाम करता हूँ। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुने अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। एकांशी और राजवी के टेबल तक आ जाने के बाद मिसेस सेन अपनी जगह से खड़ी हुई और एकांशी के चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए ऊपर से नीचे तक देखने लगी। उनके इस तरह देखने से एकांशी के एक्सप्रेशन थोड़े उलझे हुए दिखाई देने लगे और वो भी उन्हें ध्यान से देखते हुए सोचने लगी कि आखिर वो कौन औरत थी और वो उसे इतने करीब से क्यों देख रही थी। एक लम्हे के बाद ही जैसे उसे अपने क्लाइंट और प्रोजेक्ट की याद आ गई और वो उनसे जल्दी से पूछने लगी, आप ही हमारी क्लाइंट है? एकांशी के सवाल पर मिसेस सेन ने हामी में अपने सिर को हिला दिया और अयांश की तरफ देखते हुए बोली, न्यूज में देखा था, लेकिन रियलिटी में ज्यादा खूबसूरत लगती है। और फिर आंखें दिखाकर बोली, उठो और अपनी पत्नी के लिए चेयर खींचो। चेयर खींचने की बात सुनकर एकांशी तेजी से अपने सिर को हल्का मोड़कर अयांश को देखने लगी। अयांश को एक नजर देखने मात्र से ही उसके दिमाग में बिना सिलवट की बेड और राजवी की बातें कौंध गई। कहीं ना कहीं उसे अयांश की आज तक की कही सारी बातों का मतलब अब समझ आने लगा था। शादी के बाद उसे अपनी पत्नी का दर्जा ना देना, उसके साथ रूड बिहेव करना, उसके सामने आने से नाराज होना और तो और एक साथ एक ही घर में न रहना, ये सब कुछ बस इसलिए था क्योंकि वो उसके साथ एक रात बिना होश के सो गया था, जिसका ब्लेम वो हमेशा उसके ऊपर ही डालता था। और उस एक रात की वजह से उसे अपने प्यार राजवी से दूर होकर उससे शादी करना पड़ा था। सोचते हुए उसका दिल भर आया, लेकिन खुद को रोने से रोकते हुए उसने अपने मन को कहा और भटकाते हुए मिसेस से कहा, मैं खुद चेयर खींच लूंगी, ये एक बड़ा काम नहीं है।
ऐसा कहते हुए वो चेयर को खींचने के लिए मुड़ी। तब जाकर उसकी नजर अयांश पर पड़ी, जो कि बिल्कुल उसके बगल में खड़ा चेयर खींचने के लिए अपने हाथ को बढ़ा रहा था। अयांश को यूं आसानी से मिसेस सेन की बात मानते और अपने लिए चेयर खींचते देख उसकी धड़कने एक पल को रुक सी गई और वो अयांश के आंखों में ही देखने लगी। वहीं जब अयांश ने एकांशी को मना करते सुना तो अनायास ही उसके हाथ चेयर को बिना खींचे ही पीछे की तरफ हो गए और वो उसकी तरफ ठंडी निगाह से देखते हुए वापस अपने चेयर पर बैठ गया। 1 मिनट तक एकांशी को यूं ही देखते रहने के बाद उसने बड़े ही कड़वाहट भरे लहजे में कहा, वो सही है, चेयर खींचना बड़ा काम नहीं है। इधर राजवी, जो कि मिसेस सेन से मिलने में बिजी हो गई थी, उसे ये खबर नहीं हुई कि अयांश एकांशी के लिए चेयर खींचने उठा था। लेकिन जब उसने उसे ये कहते सुना कि चेयर खींचना बड़ा काम नहीं है, तब उससे एकांशी की तरफ देख मुस्कुराने से रुका नहीं गया। उसकी मुस्कान में उपहास और घमंड दोनों साफ झलक रहा था, जिसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए एकांशी चेयर पर बैठ गई। खुद को चेयर पर कंफर्टेबल कर लेने के बाद एकांशी ने अपने मन से सभी बातों को निकाला और मिसेस सेन की तरफ देख बोली, मैं आपसे सॉरी कहना चाहती थी, मेरी वजह से आपको प्रेजेंटेशन नहीं दे पाएंगे इस वक्त। मिसेस सेन मुस्कुराते हुए बोली, तो आप ही प्रोजेक्ट मैनेजर है, पहली बार आपसे मिल रही हूँ, इसलिए इस बार के लिए कोई बात नहीं, लेकिन अगर कंपनी की मालकिन ही मिस्टेक करे तो कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाएगी। आई एम सो सॉरी, एकांशी अपने सिर को झुकाए गिल्ट और शर्म से बोली। अयांश, जो कि ठीक एकांशी के सामने वाली सीट पर बैठा था, उसने अपनी आंखें उठाई और एकांशी को ही देखने लगा। वो उदास मन से बैठी हुई थी, लगातार यही कोशिश करती हुई कि वो खुद को सामान्य दिखा सके, लेकिन उसके जुड़े हाथ इस वक्त कुछ और ही बयां कर रहे थे। अयांश 5 सेकेंड तक एकांशी को ही देखता रहा, फिर दूसरी तरफ को मुड़ा और मिसेस सेन का अटेंशन अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, मिसेस सेन, अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर से बात कर चुकी है तो क्या हम ब्रेकफास्ट के लिए अपना ऑर्डर प्लेस कर लें? इतना कहने के बाद उसने राघव को एक नजर देखा और उसे वेटर को बुलाने को कहा। सबको नॉर्मली बातचीत करता देख एकांशी की ग्लानि और गलती करने का शर्म धीरे धीरे उसके दिल से पिघल गया और वो एक हल्की मुस्कान अपने चेहरे पर ओढ़े इधर उधर नजरें दौड़ाने लगी। सर्दी की वजह से उसकी नाक अभी भी हल्की गुलाबी नजर आ रही थी और वो कुछ देर पर खांस भी रही थी, जिसे कोई नोटिस करे ना करे, लेकिन अयांश का ध्यान उसी पर गड़ा हुआ था। उसकी हालत को देख उसे समझने में 1 सेकेंड भी नहीं लगा कि एकांशी ने टेबल पर रखी दवा को नहीं खाया है। एक गहरी उबी सी सांस भरते हुए अयांश ने वेटर को अपने लिए एक बाउल स्प्राउट सैलेड और आलमंड मिल्क का ऑर्डर दे दिया। वहीं राजवी ने भी अयांश की ऑर्डर की हुई डिशेज को ही कॉपी करते हुए वही लाने को कहा। मिसेस सेन ने अपने लिए एक एस्प्रेसो ऑर्डर करने के बाद एकांशी से कहा, एकांशी, आप भी अपना ऑर्डर दे दीजिए। एकांशी, जो कि अभी भी मेन्यू कार्ड में ही देख रही थी, उसने अपने सिर को उठाने से पहले मेन्यू कार्ड के एक डिश पर हाथ रखा और मिसेस सेन के बात का जवाब देते हुए कहने लगी, मैंने अभी कुछ देर पहले ही चॉकलेट्स खाई है, इसलिए मुझे ज्यादा भूख नहीं है। इतना कहने के बाद उसने वो वेटर की तरफ देख एक प्यारी से स्माइल देते हुए बोली, एक सैंडविच विदाउट टोमेटो और विद एक्स्ट्रा मेयोनेज एंड बटर। वेटर एकांशी के ऑर्डर को एक छोटे से नोट पैड पर लिखते हुए बोला, और कुछ मैम? एकांशी 2 पलों तक सोचने के बाद बोली, एक कोल्ड कॉफी। ओके मैम, वेटर सब कुछ नोट करने के बाद जाने से पहले बोला। इधर अयांश, जो कि एकांशी की सभी बातों को सुन रहा था, उसके दिल में इस बात से खुशी हुई कि एकांशी ने उसके लाए चॉकलेट को खा लिया था और वो इसे मेंशन भी कर रही थी सभी के बीच में। लेकिन जब उसने उसके अनहेल्थी सैंडविच और स्पेशली कोल्ड कॉफी का ऑर्डर सुना, तब उसकी आंखें अचानक ही एकांशी पर जा टिकी। सर्दी होने के बावजूद वो कोल्ड कॉफी का ऑर्डर दे रही थी। क्या वो जानबूझकर बीमार होना चाहती है और उस रात में किए अपने हेल्प का बदला उससे लेना चाहती है? काफी देर तक वहाँ से निकलने का प्लान सोचते रहने के बाद अयांश अपने चेयर से उठता है और सबको ये एक्सक्यूज देते हुए वहाँ से आगे बढ़ जाता है कि उसे कंपनी में कॉल करना है
वहाँ से उठने के बाद वो तेजी से रेस्टोरेंट किचन तरफ बढ़ता है और वहाँ खड़े होकर उसी वेटर को तलाशने लगता है। तभी उसे वो वेटर उनका किया हुआ ऑर्डर ही लेकर बाहर निकलता हुआ दिखता है, जिससे वो बिना देरी के अपने कदमों को तेजी से बढ़ता है और उस वेटर के सामने खड़े होकर एक ठंडा लुक देता है। यस सर, वेटर सवालिया नजरों से देखते हुए कहता है। टेबल नंबर 17 के ऑर्डर में मुझे कुछ चेंजेस करवाने हैं। ये कहते हुए अयांश अपने इन नए नए हरकतों पर खुद ही शर्मिंदा होता है। आप क्या चेंज करवाना चाहते हैं सर? वेटर स्ट्रेट भाव से पूछता है। कोल्ड कॉफी और सैंडविच की जगह आप कैरेट्स जिंजर सूप ले आइएगा। ऐसा कहते हुए अयांश ने इस जिंजर सूप का टेस्ट याद किया और अगले ही पल उस वेटर को एक नजर और देखते हुए कहा, और एक हॉट चॉकलेट भी। ओके सर, 10 मिनट और लगेंगे। अयांश की सारी बात सुनने के बाद वेटर ने सहजता से कहा और मुड़कर जाने लगा। तभी अयांश ने एक बार फिर उसे रोकते हुए कहा, ये जो डिशेज मैंने अभी बताई है वो टेबल नंबर 17 के सफेद ड्रेस वाली लड़की को सर्व कीजिएगा और पक्का कीजिएगा कि वो ये दोनों डिशेज खा ले। अगर वो पूरा खाती है तो मैं आपको इसके लिए पे करूँगा, बशर्ते अगर आप मेरा नाम नहीं लेते। वेटर को सब कुछ क्लियरली समझा लेने के बाद अयांश वापस अपने टेबल तक आ गया और चेयर पर बैठने लगा। तभी राघव, जो कि उसके पीछे कब से खड़ा था, उसने अयांश का फोन सबकी नजरों से बचाते हुए उसकी तरफ बढ़ा दिया और अपने सिर को उसके कंधे तक लाते हुए मजाकिया भाव से कहा, अगर मैं आपका फोन टेबल से ना उठाता तो आप अपने प्लान में पकड़े जाते। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुने अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। राघव से फोन वापस लेते हुए अयांश नाराजगी से उसकी तरफ घूरने लगा। हालांकि उसके इस नाराजगी के भाव में असहजता और एक अजीब सी घबराहट राघव की नजरों से बच नहीं सकी थी। मुस्कुराते हुए राघव वापस से सीधा खड़ा हो गया, जिसके कुछ ही देर बाद वेटर द्वारा खाने को सर्व कर दिया गया। जब एकांशी ने अपने लिए कैरेट जिंजर सूप और हॉट चॉकलेट सर्व होता देखा तो वेटर को उसकी मिस्टेक बताते हुए बोली, मैंने ये ऑर्डर नहीं किया था, शायद आप किसी और टेबल के डिशेज को यहाँ सर्व कर रहे हैं। एकांशी के टोकने पर वेटर ने आगे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नो मैम, ये आप ही के लिए है, लेकिन मैंने ये ऑर्डर नहीं दिया था, आप प्लीज एक बार चेक कीजिए। एकांशी ने कहा, हमें पता है मैम, आपने ये ऑर्डर नहीं किया, लेकिन अभी आपको यही खाना होगा। जिंजर सूप कहते हुए एकांशी ने अपने सामने सर्व बॉल को देखा और एक अजीब कड़वाहट को याद करते हुए वेटर से वापस से कहने लगी, मुझे इसका टेस्ट नहीं पसंद। अगर आप सैंडविच नहीं लाना चाहते तो मैं दूसरी डिश ऑर्डर कर सकती हूँ। एकांशी की बात सुनने के बाद वेटर ने अपने सिर को अयांश की तरफ उठाकर उसे एक उलझी निगाह से देखा, जिस पर अयांश ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो इस तरह बैठा हुआ था जैसे उसने कभी उस वेटर से कुछ भी नहीं कहा था। अयांश, वेटर और डिशेज चेंज होने के बीच के मामले को समझते हुए राघव ने बात को संभाला और एकांशी की तरफ बढ़कर सधी से आवाज में कहा, मिसेज आदित्य, यहाँ रेस्टोरेंट में एक अनलकी गेम पीरियड चालू है, हम आपको बताना भूल गए। किस तरह का गेम? एकांशी और राजवी दोनों ही राघव से पूछने लगी। वहीं अयांश भी अपनी भौहों को सिकोड़े राघव की बात को ध्यान से सुनने लगा, जो कि कह रहा था, वो रेस्टोरेंट में जो लड़की या लड़का सफेद कपड़ों में पहले एंटर होता है उसे होटल मैनेजमेंट की तरफ से कोई ना कोई डिश दी जाती है और अगर वो सर्व किया हुआ डिश नहीं खाता तो पनिशमेंट के तौर पर उसे लगभग 1 घंटे तक बिना रुके जूठे बर्तन धोने होते हैं। और आज की अनलकी कस्टमर आप है शायद, क्योंकि यहाँ और कोई भी सफेद ड्रेस में नहीं है। क्या? एकांशी ने राघव की बात पर चौंकते हुए कहा। तभी राघव फिर से बोला, एक और बात, अगर आप सर्व किया हुआ डिश 10 मिनट में खत्म नहीं करती तो आपको यहाँ की सफाई भी करना पड़ सकता है। वेटर, जो कि उनकी सारी बातचीत को सुन रहा था, उसने भी राघव का साथ देते हुए कहा, यस मैम, यही स्कीम चालू है यहाँ। डिसाइड आपको करना है कि आप खाना चाहती है या काम करना चाहती है।
ठीक है, मैं खा रही हूँ। एकांशी एक गहरी सांस भरते हुए डिश को काफी देर तक घूरने के बाद बोली और धीरे से चम्मच को उठा लिया। राघव के प्लान को सक्सेस होता देख अयांश अपनी जगह से उठा और मिसेस सेन को अपने साथ लिए हुए बाहर जाने से पहले राघव की तरफ एकांशी के पास रुकने का इशारा कर दिया। वहीं कुछ ही देर में राजवी ने अपना नाश्ता खत्म किया और अपने चेयर से उठते हुए एकांशी से बोली, एकांशी, सुबह से मैं सोच रही थी कि तुम बहुत लकी हो। फिर सूप की तरफ इशारा करके बोली, लेकिन अब मुझे पता चला कि तुम तो अनलकी। एंजॉय करो अपने कड़वे स्वाद को। इतना कहने के बाद वो मुस्कुराते हुए वहाँ से आगे बढ़ गई। सभी के चले जाने के बाद राघव एकांशी के सामने की कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए बोला, मिसेस आदित्य, क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ? ऑफ कोर्स प्लीज, एकांशी ने जल्दबाजी में कहा। कुर्सी को खींचते हुए बैठ जाने के बाद राघव ने अयांश की शॉपिंग वाली बात के बारे में बताने से पहले काफी देर तक इस पर विचार किया और फिर धीरे धीरे अपने होठों को खोलते हुए बोला, मिसेस आदित्य, मुझे आपको कुछ बताना था। हाँ, मैं सुन रही हूँ, सूप को अपने मुंह में डालते हुए एकांशी बिना ध्यान के ही बोली। वो सुबह जो ड्रेस मैं आपके लिए, इतना कहते कहते वो रुक गया क्योंकि अचानक उसकी नजर एकांशी के पीछे खड़े अयांश पर पड़ गई। कितनी तेजी में अयांश वहाँ आया था वो ये गेस भी नहीं कर सकता था। उसके चेहरे पर देखते हुए राघव ने अपने सभी बातों को अपने अंदर ही दबा लिया और एकांशी को दूसरी बातों में उलझाते हुए कहने लगा, मैंने कंप्लेन कर दिया है, आपका बैग जल्दी मिल जाएगा। मुझे लगता है आज शाम तक तो डेफिनेटली ही मिल जाएगा। ओके, एकांशी उसकी बात को सुनने के बाद इतना ही बोल पाई थी कि तभी उसे अयांश की वही जानी पहचानी सी स्ट्रॉ परफ्यूम की खुशबू आने लगी, जिससे वो जान गई कि अयांश उसके पीछे खड़ा शायद उसे ही घूर रहा है। इसलिए बिना मुड़े ही वो तेजी से अपने सूप को खत्म करने लगी ताकि वो उठकर अयांश से दूर कमरे में भाग सके। अयांश उसके पीछे खड़ा एकांशी के घबराहट और राघव के असली बात बताने के मकसद को कहीं ना कहीं समझ गया, जिससे उसने कर्कश से आवाज में राघव से कहा, मेरे पीछे आओ। अयांश और राघव को अपने आप से दूर जाता देख एकांशी ने राहत की सांस भरी और सूप को खत्म कर लेने के बाद हॉट चॉकलेट भी पी गई। वहाँ से उठने से पहले वो अपने सामने रखे टिश्यू पेपर से अपने मुंह को साफ भी करने लगी। इधर अयांश बिना रुके ही होटल के बाहर चलता जा रहा था और राघव उसकी स्पीड को फॉलो करते हुए चल रहा था। अयांश के गुस्से के बारे में सोचते उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई थी, जो कि वो किसी भी तरह नियंत्रण में रखने के काबिल नहीं था। मन ही मन वो इस सिचुएशन से निकलने और किसी को अपनी मदद के लिए आने का विश करने लगा। तभी एंट्रेंस से आती हुई एक लड़की कृति सेन, जो कि हल्की गुलाबी वेस्टर्न ड्रेस में थी, वो अपने चेहरे पर मुस्कान लिए हुए अयांश की तरफ दौड़ी और उसके अगले ही पल एक धक्के के साथ अयांश के गले लग गई। दिखने में वो अयांश की हम उम्र ही नजर आ रही थी। अयांश और राघव दोनों ही जानते थे कि कृति कितनी फ्लर्टी और ओवर रिएक्ट लड़की है, इसलिए उसके इस बिहेवियर पर उन्हें ज्यादा हैरानी नहीं हुई। हालांकि अगर कोई उसे अयांश के गले से इस तरह लगे देखे तो वो उन दोनों को एक कपल ही समझेगा। क्या होगा कहानी में आगे, जानने के लिए सुने अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। कृति सेन, जो कि मिसेस सेन की बेटी और अयांश की एक बहुत अच्छी दोस्त भी थी, उसने मॉडलिंग और फिल्म इंडस्ट्री में काफी शोहरत हासिल कर ली थी। दोनों की दोस्ती काफी पुरानी थी। 12वीं में जब अयांश अपने पॉकेट मनी को किसी जरूरत में खत्म कर दिया करता था, तब नेक्स्ट मंथ तक कृति ही उसके कैंटीन का फीस दिया करती थी। वो भी इस कंडीशन पर कि अयांश उसे मैथ कर फिजिक्स का ट्यूशन दिया करेगा, क्योंकि उस वक्त यही 2 सब्जेक्ट थे जिसमें अयांश पूरे कॉलेज में टॉप किया करता था और कृति उनमें फेल हो जाया करती थी। अपने इस लेन देन की कंडीशन में कब दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई, उन दोनों को भी इसकी खबर नहीं लगी। उन दिनों में वो हमेशा अयांश के साथ ही घूमती थी, जिसे देख कॉलेज की सभी लड़कियां उससे काफी जलती भी थी।
12वीं का एग्जाम देने तक तो कॉलेज में ये बात हवा की तरह चलने लगी कि अयांश और कृति इतने छोटे से उम्र में एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, जिस पर अयांश या कृति ने कोई कमेंट नहीं किया था। हालांकि एग्जाम के बाद अयांश अपनी हायर स्टडी के लिए अब्रॉड चला गया था और कृति अपने डैड के मौत के बाद अपनी मॉम के साथ बंगलौर शिफ्ट हो गई। उसके बाद से दोनों कभी कभी फोन के थ्रू बात करते थे, लेकिन कुछ सालों के बाद वो भी बंद हो गई थी। मिस कृति। उस लड़की को देखते ही राघव ने राहत की सांस भरते हुए कहा और अपने माथे पर आए पसीने के बूंदों को पोंछते हुए मन में कहने लगा, आज तो बचा लिया, ये तो मेरे लिए फरिश्ता है। अयांश के गले से लगने के बाद कृति ने अपने हमेशा की तरह जॉली नेचर के साथ उसके सिर पर हाथ रखा और उसे पूरी तरह से बिगाड़ते हुए बोली, 1 साल में एक बार देखने को मिलता है। आखिर ये अयांश आदित्य अपनी हॉटनेस कितनी लड़कियों से छुपाना चाहता है। तुम अचानक इस तरह बंगलौर में दिख कर तो मेरी जान ही निकाल दोगे। इतना कहने के बाद उसने अयांश के कोट कॉलर को पकड़कर अपने करीब खींचा और उसे सूंघ कर काफी देर तक सोचने के बाद बोली, तुमने कौन सा परफ्यूम लगाया हुआ है? अयांश, जो कि हाई स्कूल से लेकर अब तक उसकी इन हरकतों से इरिटेट हो जाता था, आज भी उसकी ऐसी हरकत को देखते हुए उसने उसके हाथों को पकड़ा और नीचे करते हुए कहने लगा, इतने साल बाद मिलके अच्छा लगा, लेकिन इंडिया कब आई? तुम तो इंडिया नहीं आने वाली थी। मैंने सोचा अपनी खूबसूरती और हॉटनेस कब तक फॉरेनर्स पर बर्बाद करूं। इंडिया के हॉटेस्ट लड़के भी तो मेरा इंतजार कर रहे हैं। उफ मेरी खूबसूरती। ऐसा कहते हुए वो एक अजीब हंसी हंसी और फिर वापस से अपने नाक को इधर उधर घुमाकर सूंघने का नाटक करते हुए बोली, आखिर ये किस तरह की खुशबू है? किस तरफ की खुशबू मिस कृति? राघव आगे बढ़ते हुए बोला और कृति के हाथ को पकड़कर उस पर धीरे से चूमते हुए कहना जारी रखा, आपके जितनी खूबसूरती मैंने देखा नहीं है। मुझे वो मर्द पसंद है जो मेरी तारीफ करते हैं। इस तारीफ के बदले मैं तुम्हें पे करूंगी मिस्टर राघव। इतना कहने के बाद कृति ने राघव के गालों पर एक छोटा सा किस किया और उसके सीने पर हाथ रख मुस्कुराने लगी, जिस पर राघव अपने गाल को सहलाते हुए मुस्कुराने लगा। उसकी नाक और गाल दोनों शर्म से लाल होना शुरू हो गई और राघव ने शर्माते हुए कहा, पहला किस था मेरा ओ। ऐसा कहते हुए वो तेजी से अयांश के पीछे छुप गया। दोनों को एक दूसरे से फ्लर्ट करते और अजीब तरीके से मिलता देख अयांश बिना कुछ भी कहे वहाँ से आगे बढ़ने लगा, जिस पर कृति उसे रोकती है और कहती है, तुम दोनों के पास से किसी तरह की खुशबू आ रही है। आखिर तुम दोनों में से कौन इश्क में है? कट द क्रैप। अयांश अपने हाथ को कृति से छुड़ाते हुए बोला और होटल के एंट्रेंस से बाहर निकलकर खड़ा हो गया। अगले ही पल उसने अपने फोन को पॉकेट से निकाला और नक्श के पास कॉल मिला दिया। 1-2 रिंग के बाद ही उसे नक्श की आलस और नींद से भरी आवाज आई, जिस पर अयांश लगभग गुस्से से बिफरते हुए बोला, तुम अब तक सो रहे हो? ये सुबह के 10 बज रहे हैं। ऑफिस में कौन है? आज मीटिंग है तुम्हारी। आरोही ने इन्फॉर्म नहीं किया तुम्हें? रिलैक्स भाई, मैं ऑफिस में ही हूँ। मीटिंग खत्म भी हो गई और प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए इंजीनियर्स भी सेलेक्ट कर लिए हैं मैंने। आप चिल्लाना बंद करो। वो तो काम नहीं था तो मैं आपके केबिन में लगे लंबे सॉफ्ट से सोफे पर क्यूट सी झपकी लेने लगा। फोन की दूसरी तरफ से उबासी लेते हुए नक्श ने कहा, तुम मेरे सोफे पर क्यों बैठे हो? उठो वहाँ से और जाओ, जाकर काम को देखो। तुम्हें साइट पर भी जाना है। आरोही के साथ जाकर जगह को विजिट करो और पता करो कि जहाँ वो एम्यूजमेंट पार्क बनाना है वहाँ की मिट्टी कैसी है। मिट्टी को टेस्टिंग के लिए भेजो। मुझे लगता है वो हमसे कुछ छुपा रहे हैं। अयांश ने नक्श को सीरियस भाव से इंस्ट्रक्ट किया और उसकी हामी भरने का इंतजार करने लगा। अच्छा खासा क्यूट सी झपकी ले रहा था। आपने काम थमा दिया। जा रहा हूँ, शाम को रिपोर्ट भेज दूंगा। खुद तो हनी के साथ हनीमून मना रहे हैं और मुझ बेचारे से गधा मजदूरी करवा। इतना कहते कहते ही उसने फोन पर एक लंबी बीप की आवाज सुनी और अपने कान ने फोन को हटाकर खुद में ही बड़बड़ाने लगा, आखिर ये आदमी इतना अनरोमांटिक क्यों है? इन्हें मुझ जैसे रोमांटिक किंग से लेसन लेना चाहिए। वैसे मेरी रोमांस क्वीन
कहीं अपने बॉयफ्रेंड के साथ गुलू गुलू खेलने तो नहीं चली गई। आरोही को ढूंढते हुए नक्श ने अयांश के टेबल पर रखे फोन को उठाया और जल्दबाजी में आरोही के टेबल पर कॉल लगा दिया। जी मिस्टर नक्श, फोन की दूसरी तरफ से आरोही बिल्कुल बिजी से बोली, जिस पर नक्श ने अपने फोन को टाइटली पकड़े हुए ऑर्डर दिया, भाई के केबिन में आओ। जी इतना कहने के बाद आरोही ने कॉल कट कर दिया और अपनी जगह से उठकर अयांश के केबिन की तरफ बढ़ गई। केबिन का दरवाजा खोलने के बाद उसने नक्श को अयांश के टेबल पर बैठे देखा। उसके मूड में कुछ हल्के तनाव को देखते हुए वो अंदर बढ़ी और पूछने लगी, अब क्या हो गया? अयांश सर ने नया काम दे दिया क्या? कहाँ थी तुम? आरोही के आते ही नक्श ने सवाल किया। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुने अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। नक्श को हर बीतते पल के साथ सीरियस होते देख आरोही झट से बोली, कुछ लोग काम भी करते हैं, सब आपकी तरह ऑफिस में आकर सो नहीं जाते। अगर कुछ काम नहीं है तो क्या मैं जाऊं? नहीं, नक्श निरपेक्ष भाव से बोला। तो क्या काम है? आरोही आंखें दिखाते हुए गुस्से से बोली। भाई ने एम्यूजमेंट पार्क वाली जगह की मिट्टी टेस्टिंग भेजने को कहा है, वहाँ जाओ और जाकर थोड़ी मिट्टी टेस्टिंग के लिए भेजो। नक्श कहते हुए चेयर पर बैठ गया। अकेले जाऊं क्या? आरोही हैरानी से बोली। नहीं, किसी को साथ ले जाओ, नक्श ने कहा। ठीक है मैं जाती हूँ, कहते हुए आरोही मुड़ी और केबिन के दरवाजे तक पहुँच गई। लेकिन दरवाजे को खोलते हुए वो रुक गई। उसे कुछ देर पहले की अपने कोवर्कर की बात याद आने लगी, जिसमें उसने सुना था कि आज बोर्ड मेंबर की तीसरी सदस्य यानी सुनीता आदित्य ऑफिस आएगी। इसलिए वो नक्श की तरफ मुड़कर कहने लगी, सर आप अपनी मॉम से मिलना नहीं चाहते क्या? तुम जाओ अपना काम करो। नक्श थोड़ी रौब के साथ बोला, जिससे आरोही अपने मन में सोचने लगी कि आखिर नक्श का मूड अचानक क्यों बदल गया है। उसे अब भी वहीं खड़ा देख नक्श ने फिर कहा, क्या हुआ? अब काम करने का मन नहीं कर रहा? कुछ लोग काम भी करते हैं, सब मेरी तरह तो नहीं होते ना। नक्श को अपने कहे शब्दों को दोहराते सुन आरोही को थोड़ा गुस्सा आ गया। उसने क्या गलत कहा था? नक्श सो ही तो रहा था और इसमें इतना बुरा मानने वाली क्या बात थी? सोचते हुए उसने दरवाजे को पटक कर बंद करने से पहले तल्खी से कहा, यही मैंने भी कहा, लेकिन अगर आपका गुस्सा मुझ पर कम हो जाए और अपनी मॉम से नहीं मिलना चाहते तो 2 घंटों के लिए यहाँ से चले जाइएगा, क्योंकि मिसेस सुनीता आदित्य ऑफिस आने वाली है आज। मॉम? आरोही के केबिन से जाते ही नक्श बोला और सोचने लगा कि जरूर उसकी मॉम को खबर लग गई होगी कि वो यही मुंबई में है और अब वो उसे फिर से शादी की बात करके इरिटेट करने वाली है। वही शादी, वही बच्चे, वही भाई की प्रॉपर्टी और वही दोस्त की बेटी भव्या। नहीं सुनना मुझे ये सब कुछ। आरोही मैं आ रहा हूँ। नक्श बड़बड़ाते हुए केबिन से तेजी में निकला और आरोही के हाथ के पीछे पीछे चलते हुए उससे बोला, गुस्सा हो गई क्या? मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। अपनी कार से आ जाइएगा, मैं टैक्सी से जा रही हूँ। आरोही बिना मुड़े और बिना रुके गुस्से से बोलती हुई चली गई। इतना गुस्सा, कहते हुए नक्श भी उसके पीछे दौड़ा और दोनों ही लिफ्ट के अंदर चले गए। आरोही को मुंह फुलाए लिफ्ट के एक कोने में खड़ा देख नक्श भी दूसरे कोने पर खड़ा हो गया और अनजाने भाव को जाहिर करते हुए अपने होठों को गोलाकार स्थिति में ढालकर सीटी बजाने लगा, जिसे सुनने के 10 सेकंड बाद ही आरोही बोली, क्या आप भूल गए हैं कि हम ऑफिस में हैं? आरोही के डांटने पर नक्श बिल्कुल किसी सभ्य विद्यार्थी की तरह एक जगह खड़ा हो गया और एक तक लिफ्ट के दरवाजे की तरफ ही देखने लगा। लिफ्ट के खुलते ही वो और आरोही एक साथ ही निकलने के लिए आगे बढ़े, जिससे दोनों के कंधे आपस में टकरा गए। अचानक हुए इस टक्कर से आरोही गुर्राते हुए नक्श को देखने लगी, जिस पर नक्श ने अपने दोनों हाथों को बाहर की तरफ फैलाया और अपने आप को झुकाए हुए बोला, लेडीज फर्स्ट, प्लीज पहले आप जाइए। मैं जा ही रही थी नक्श आदित्य। नक्श के दिखाए गुस्से से भी प्रबल गुस्से को दिखाते हुए आरोही चिल्लाई और तेज कदमों से चलते हुए बाहर निकल गई। इधर बंगलौर में एकांशी ने जब अपना सूप और हॉट चॉकलेट खत्म कर लिया, तब वहाँ से उठकर रूम की तरफ चलने लगी।
लिफ्ट तक पहुंचकर अचानक ही उसे अपने फोन का ख्याल आया, जो कि उसने रेस्टोरेंट के टेबल पर ही छोड़ दिया था। वापस उधर जाने से पहले एकांशी का मन थोड़ा खींच गया। पहले ही वो अनलकी कस्टमर बन चुकी थी और अब दोबारा जाकर वो वैसा ही कुछ अनटेस्टफुल डिश नहीं खाना चाहती थी। गुस्सा होते हुए वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और वापस से लाउंज एरिया के अंदर चली गई। अपने टेबल तक पहुंचने से पहले ही उसे वहां वही वेटर दिखा, जो कि उसे सर्व करने आया था और अब टेबल से प्लेटों और कप्स को उठा रहा था। उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए वो आगे बढ़ी। तभी उसके कानों में कुछ ऐसे शब्द पड़े कि वो रुक गई और उस वेटर की बातों को सुनने लगी, जो ब्लूटूथ की मदद से किसी से कह रहा था, आज एक कपल आया हुआ था हमारे होटल में। जब उसकी लवर ने सैंडविच और कोल्ड कॉफी ऑर्डर किया तो वो चुपके से आकर उसका ऑर्डर कैंसिल कर गया और जिंजर सूप का ऑर्डर दे दिया। और तो और उसने मुझसे कहा कि अगर वो लड़की जो उसके साथ थी वो जिंजर सूप पी लेती है तो वो मुझे अच्छी टिप देगा, और उसने अपना वादा पूरा भी किया। आज रात को हम दोनों पार्टी करेंगे पैसे से। ना, मुझे भी पहले यही लगा था कि वो लड़का उस सफेद कपड़े वाली लड़की के साथ कोई प्रैंक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बाद में जब मैं सर्व करने गया तब मुझे पता चला कि जिस लड़की के लिए वो ये सब कर रहा था उसे सर्दी थी और इसीलिए उसने जिंजर सूप का ऑर्डर किया था। बातें करते हुए वो वहाँ से प्लेट और बाकी चीजों को लेकर चला गया। उसकी सारी बातों को सुन चुकी एकांशी की आंखें आंसुओं से भर गई। वो सोच में पड़ गई कि अयांश आखिर क्या चाहता है। हर बार उसके सामने होने से वो उसे हर्ट किए बिना नहीं हटता और उसके पीठ पीछे उसे हर तरह से प्रोटेक्ट भी करता है। पहली बार अयांश ने उसे तब प्रोटेक्ट किया था जब उसके पिता ने उस पर हाथ उठाया था और अयांश ने वो थप्पड़ अपने ऊपर ले लिया बिना किसी हेजिटेशन के। उसके बाद जब उसने जूहू के मेंशन पर अपने पैर को शीशे से जख्मी कर लिया था तब अयांश से उसके पैर में लगे कांच को निकाला तक नहीं जा रहा था। उसके बाद भी उसने उसके पीरियड में भी हेल्प किया था और आज जब वो नाम मात्र बीमार थी तब भी वो उसे सीक्रेटली तरीके से उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। लेकिन इन सब का क्या मतलब था? क्या वो उसके लिए कुछ महसूस करता था? इन सभी ख्यालों में खोए हुए उसने अपने फोन को उठा लिया और शर्म और उत्सुकता से लाल हो चुके गालों को अपने हाथों से छुपाने की कोशिश करते हुए लाउंज एरिया से निकल गई। लेकिन वो लिफ्ट की तरफ मुड़ती इससे पहले ही उसकी नजर होटल के एंट्रेंस पर पड़ी, जहां से अयांश की लंबी कद वाली फिट बॉडी आसानी से दिखाई दे रही थी। यह जानने के बाद कि अयांश ने उसके फिक्र में जिंजर सूप का ऑर्डर किया था, वह बस दूर से ही अयांश को एक नजर देखना चाहती थी, इसलिए वो थोड़ी हेजिटेट करते हुए ही सही लेकिन आगे बढ़ी और एंट्रेंस तक पहुंच गई। उसका मन खुश था इस वक्त, जिसकी वजह से उसका चेहरा बाकी दिनों के तुलना में काफी निखरा हुआ नजर आ रहा था। चेहरे पर मुस्कान और आंखों में चमक लिए वो अयांश की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन अभी वो ठीक से खुशी को महसूस भी नहीं कर पाई थी कि उसकी नजर अयांश से बात करती हुई खूबसूरत कृति पर पड़ी, जो कि बात करने के अगले ही पल उसके सीने से जा लग गई। किसी दूसरी लड़की को अयांश के सीने से यूं लगा हुआ देख उसकी अब तक की सारी खुशी एक झटके में खत्म हो गई। धीरे धीरे उसके चेहरे पर आई मुस्कान भी गायब होना शुरू हो गई और उसने अपने होंठ को भींचकर अंदर की तरफ खींच लिया। लेकिन वो एक कदम आगे बढ़ती उससे पहले ही उसने पीछे से किसी को अपने मुंह और नाक पर हाथ रखते हुए महसूस किया और वो जो कोई भी था उसने एक हाथ से उसे खींचना भी शुरू कर दिया था। अचानक से उसके आंखों के आगे सब कुछ धुंधला सा होने लगा और उसे अपने शरीर में कमजोरी के साथ साथ बेहोशी भी महसूस होने लगी। सड़क तक जाने से पहले ही वो अपना होश पूरी तरह खो बैठी और उसके हाथ पांव भी ढीले होने लगे, जिससे उसका फोन जो उसने हाथ में पकड़ा हुआ था वो नीचे जमीन पर गिर गया। आंखें खुलने पर एकांशी ने खुद को एक बेड पर पाया, जो कि उसके रूम की तरह तो बिल्कुल भी नहीं था। कमरे में सिगरेट की तीखे धुएं की गंध उसे साफ महसूस हो रही थी। बेड से उठने पर उसने अपनी नजरों को चारों तरफ घुमाया। वहाँ कमरे में कोई भी नहीं था, पर सिगरेट के धुएं से वो ये समझ गई कि वहाँ कुछ देर पहले कोई था जरूर।
देखने पर कमरा किसी आलिशान से घर का मालूम हो रहा था। बेड के सामने ही एक बड़ी सी LED टीवी थी, जिसमें से कोई आवाज नहीं आ रही थी। हालांकि वो ऑन जरूर था और उसके स्क्रीन पर एक अजीब सी अश्लील मूवी चल रही थी। कुछ समय पहले की घटना को याद करते हुए एकांशी तब डर गई, जब उसे एहसास हुआ कि वो होटल के एंट्रेंस गेट की कुछ दूरी से किडनैप कर ली गई थी। डरते हुए जब उसने बेड की दूसरी तरफ देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। क्या होगा कहानी में आगे, जानने के लिए सुने अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।